आज की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां व्हाइट हाउस में एंटी सेमिटिज्म पर हुई एक सुनवाई ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहस को और तेज कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में गठित व्हाइट हाउस रिलीजियस लिबर्टी कमीशन की सदस्य कैरी प्रिजन बॉलर को एक तीखी बहस के बाद आयोग से हटा दिया गया है। ये फैसला टेक्सास के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कमीशन के चेयरमैन डैन पैट्रिक ने लिया है, जिन्होंने कहा कि किसी भी सदस्य को सुनवाई को अपने निजी राजनीतिक एजेंडे के लिए हाईजैक करने का अधिकार नहीं है। मामला उस वक्त गर्मा गया जब बॉलर ने सीधे सवाल उठाया कि क्या ज़ायनिज़्म को अस्वीकार करना अपने आप में यहूदी विरोध यानी एंटी सेमिटिज्म माना जाएगा। उन्होंने खुद को कैथोलिक बताते हुए कहा कि कैथोलिक चर्च ज़ायनिस्ट विचारधारा को नहीं अपनाता, तो क्या सभी कैथोलिक एंटी सेमिटिज्म माने जाएंगे। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कोई व्यक्ति एक साथ एंटी सेमिटिज्म का विरोध कर सकता है और गज़ा में फ़िलिस्तीनियों की बड़े पैमाने पर हो रही हत्याओं की आलोचना भी कर सकता है, बिना यहूदी विरोधी करार दिए। इस दौरान उन्होंने इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस अलायंस की परिभाषा पर सवाल उठाए और कहा कि क्या ये परिभाषा इजराइल की आलोचना और यहूदियों के प्रति नफरत को एक साथ मिला रही है। सुनवाई में मौजूद यितिज़ चॉक फ्रेकल ने जवाब देते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यहूदियों को ब्लॉक करना या कैंपस में उन्हें डराना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। वहीं यशीफा यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रब्बी एरी बर्मा ने स्पष्ट कहा कि एंटी ज़ायनिज़्म असल में एंटी सेमिटिज्म है और इजराइल के अस्तित्व को नकारना दोहरे मापदंड का एक उदाहरण है। इस बहस के दौरान बॉलर के जैकेट पर लगा फिलिस्तीन पिन भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया और कई लोगों ने उनके रुख की सराहना की है, जबकि कई ने उनकी आलोचना की है। अब सवाल उठ रहा है कि जो आयोग पहले संशोधन और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बना है, क्या उसने अपने ही भीतर असहमति की आवाज़ को हटा दिया है। इसी बीच एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने पूरे अरब जगत की सोच को सामने रख दिया है। अरब सेंटर वाशिंगटन डीसी द्वारा जारी 2025 अरब ओपिनियन इंडेक्स में 15 अरब देशों के 40,000 से अधिक लोगों से आमने सामने बातचीत कर सर्वे किया गया, जिसमें 28% उत्तरदाताओं ने इजराइल को अपने क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। मशरिक यानी इराक, जॉर्डन, लेबनान, फ़लस्तीन और सीरिया में ये आंकड़ा 58% तक पहुंच गया, जबकि नाइल वैली यानी मिस्र और सूडान में 38% लोगों ने इजराइल को सबसे बड़ा खतरा माना है। मगरिब और खाड़ी देशों में ये प्रतिशत कम रहा है, लेकिन वहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब देने से इनकार भी किया है। मशरिक क्षेत्र में अमेरिका और ईरान दोनों को 16% ने दूसरा सबसे बड़ा खतरा माना, जबकि खाड़ी में 14% ने ईरान को प्रमुख खतरा बताया है। दिलचस्प बात यह रही कि मगरिब, नाइल वैली और खाड़ी में 8% से भी कम लोगों ने अमेरिका को बड़ा सुरक्षा खतरा माना है। सीरिया के संदर्भ में 70% लोगों ने कहा कि गोलान हाइट्स की वापसी के बिना सीरिया इजराइल समझौता स्वीकार नहीं होगा और 88% ने माना कि इजराइल सीरिया की स्थिरता को खतरे में डाल रहा है। वहीं 60% सीरियाई लोगों ने असद शासन के पतन पर उम्मीद और राहत की भावना जताई है, जबकि 42% ने सिविल स्टेट की स्थापना का समर्थन किया है और 28% धार्मिक देश चाहते हैं। फिलिस्तीनी मुद्दे पर 80% अरब जनता ने उसे सामूहिक अरब मुद्दा बताया, जबकि केवल 12% ने उसे केवल फिलिस्तीनियों का मामला कहा है। इजराइल के साथ सामान्यकरण के सवाल पर 87% ने मान्यता का विरोध किया है और केवल 6% ने समर्थन किया है। जिन लोगों ने समर्थन किया उनमें आधे ने इसे 2 राष्ट्र समाधान की शर्त पर स्वीकार बताया है। सऊदी अरब में विरोध का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा, 61% रहा, लेकिन 30% ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सर्वे नवंबर 2024 से अगस्त 2025 के बीच किया गया और इसे अरब दुनिया का सबसे बड़ा जनमत सर्वे माना जाता है। इन दो घटनाओं को साथ रखें तो एक तरफ अमेरिका में ज़ायनिज़्म और एंटी सेमिटिज्म की परिभाषा पर तीखी बहस है और दूसरी तरफ अरब दुनिया में इजराइल को लेकर गहरी असुरक्षा और विरोध की भावना साफ दिख रही है। सवाल यह है कि क्या इजराइल
की नीतियों की आलोचना को स्वतः यहूदी विरोध कहना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करेगा, या फिर ये यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम है। और साथ ही ये भी, अब जब 87% अरब जनता इजराइल को मान्यता देने का विरोध कर रही है, तो क्षेत्रीय शांति की राह कितनी कठिन होने वाली है। अमेरिका के भीतर धार्मिक स्वतंत्रता की बहस और अरब दुनिया के जनमत के ये आंकड़े मिलकर ये संकेत दे रहे हैं कि मध्य पूर्व का मुद्दा केवल भू राजनीतिक नहीं, बल्कि वैचारिक, धार्मिक और पहचान की राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ है, और आने वाले समय में ये बहस और तेज होने वाली है। आज की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां व्हाइट हाउस में एंटी सेमिटिज्म पर हुई एक सुनवाई ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहस को और तेज कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में गठित व्हाइट हाउस रिलीजियस लिबर्टी कमीशन की सदस्य कैरी प्रिजन बॉलर को एक तीखी बहस के बाद आयोग से हटा दिया गया है। ये फैसला टेक्सास के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कमीशन के चेयरमैन डैन पैट्रिक ने लिया है, जिन्होंने कहा कि किसी भी सदस्य को सुनवाई को अपने निजी राजनीतिक एजेंडे के लिए हाईजैक करने का अधिकार नहीं है। मामला उस वक्त गर्मा गया जब बॉलर ने सीधे सवाल उठाया कि क्या ज़ायनिज़्म को अस्वीकार करना अपने आप में यहूदी विरोध यानी एंटी सेमिटिज्म माना जाएगा। उन्होंने खुद को कैथोलिक बताते हुए कहा कि कैथोलिक चर्च ज़ायनिस्ट विचारधारा को नहीं अपनाता, तो क्या सभी कैथोलिक एंटी सेमिटिज्म माने जाएंगे। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कोई व्यक्ति एक साथ एंटी सेमिटिज्म का विरोध कर सकता है और गज़ा में फ़िलिस्तीनियों की बड़े पैमाने पर हो रही हत्याओं की आलोचना भी कर सकता है, बिना यहूदी विरोधी करार दिए। इस दौरान उन्होंने इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस अलायंस की परिभाषा पर सवाल उठाए और कहा कि क्या ये परिभाषा इजराइल की आलोचना और यहूदियों के प्रति नफरत को एक साथ मिला रही है। सुनवाई में मौजूद यितिज़ चॉक फ्रेकल ने जवाब देते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यहूदियों को ब्लॉक करना या कैंपस में उन्हें डराना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। वहीं यशीफा यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रब्बी एरी बर्मा ने स्पष्ट कहा कि एंटी ज़ायनिज़्म असल में एंटी सेमिटिज्म है और इजराइल के अस्तित्व को नकारना दोहरे मापदंड का एक उदाहरण है। इस बहस के दौरान बॉलर के जैकेट पर लगा फिलिस्तीन पिन भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया और कई लोगों ने उनके रुख की सराहना की है, जबकि कई ने उनकी आलोचना की है। अब सवाल उठ रहा है कि जो आयोग पहले संशोधन और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बना है, क्या उसने अपने ही भीतर असहमति की आवाज़ को हटा दिया है। इसी बीच एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने पूरे अरब जगत की सोच को सामने रख दिया है। अरब सेंटर वाशिंगटन डीसी द्वारा जारी 2025 अरब ओपिनियन इंडेक्स में 15 अरब देशों के 40,000 से अधिक लोगों से आमने सामने बातचीत कर सर्वे किया गया, जिसमें 28% उत्तरदाताओं ने इजराइल को अपने क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। मशरिक यानी इराक, जॉर्डन, लेबनान, फ़लस्तीन और सीरिया में ये आंकड़ा 58% तक पहुंच गया, जबकि नाइल वैली यानी मिस्र और सूडान में 38% लोगों ने इजराइल को सबसे बड़ा खतरा माना है। मगरिब और खाड़ी देशों में ये प्रतिशत कम रहा है, लेकिन वहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब देने से इनकार भी किया है। मशरिक क्षेत्र में अमेरिका और ईरान दोनों को 16% ने दूसरा सबसे बड़ा खतरा माना, जबकि खाड़ी में 14% ने ईरान को प्रमुख खतरा बताया है। दिलचस्प बात यह रही कि मगरिब, नाइल वैली और खाड़ी में 8% से भी कम लोगों ने अमेरिका को बड़ा सुरक्षा खतरा माना है। सीरिया के संदर्भ में 70% लोगों ने कहा कि गोलान हाइट्स की वापसी के बिना सीरिया इजराइल समझौता स्वीकार नहीं होगा और 88% ने माना कि इजराइल सीरिया की स्थिरता को खतरे में डाल रहा है। वहीं 60% सीरियाई लोगों ने असद शासन के पतन पर उम्मीद और राहत की भावना जताई है, जबकि 42% ने सिविल स्टेट की स्थापना का समर्थन किया है और 28% धार्मिक देश चाहते हैं। फिलिस्तीनी मुद्दे पर 80% अरब जनता ने उसे सामूहिक अरब मुद्दा बताया, जबकि केवल 12% ने उसे केवल फिलिस्तीनियों का मामला कहा है। इजराइल के साथ सामान्यकरण के सवाल पर 87% ने मान्यता का विरोध किया है और केवल
6% ने समर्थन किया है। जिन लोगों ने समर्थन किया उनमें आधे ने इसे 2 राष्ट्र समाधान की शर्त पर स्वीकार बताया है। सऊदी अरब में विरोध का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा, 61% रहा, लेकिन 30% ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सर्वे नवंबर 2024 से अगस्त 2025 के बीच किया गया और इसे अरब दुनिया का सबसे बड़ा जनमत सर्वे माना जाता है। इन दो घटनाओं को साथ रखें तो एक तरफ अमेरिका में ज़ायनिज़्म और एंटीसेमिटिज़्म की परिभाषा पर तीखी बहस है और दूसरी तरफ अरब दुनिया में इजराइल को लेकर गहरी असुरक्षा और विरोध की भावना साफ दिख रही है। सवाल यह है कि क्या इजराइल की नीतियों की आलोचना को स्वतः यहूदी विरोध कहना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करेगा या फिर ये यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम है। और साथ ही ये भी, अब जब 87% अरब जनता इजराइल को मान्यता देने का विरोध कर रही है तो क्षेत्रीय शांति की राह कितनी कठिन होने वाली है। अमेरिका के भीतर धार्मिक स्वतंत्रता की बहस और अरब दुनिया के जनमत के ये आंकड़े मिलकर ये संकेत दे रहे हैं कि मध्य पूर्व का मुद्दा केवल भू राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक, धार्मिक और पहचान की राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में ये बहस और तेज होने वाली है।